सबसे पहले विश्व शास्त्रा तथागत बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहब को मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल व भिक्षु संघ को मैं सादर वंदामि कहती हूँ। सभी दम बंधुओं को मैं नमो बुद्धाय जय भीम कहती हूँ। इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को मैं अभिवादन कहती हूँ कि वो इस महत्वपूर्ण मीटिंग का रोज हिस्सा बनते हैं। आप सभी से पहले जैसे रोजाना की तरह मैं कुछ सादर निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी साथी जो हैं वो मीटिंग में अनुशासन बनाए रखें। जैसे कल साथियों ने मीटिंग में एक अनुशासन का परिचय दिया, आज भी मैं कामना करती हूँ कि सभी साथी जो हैं वो इस मीटिंग में अनुशासन बनाकर रखेंगे और वक्ता की बात खत्म होने पर या खुली चर्चा के बाद ही जिस साथी ने अपना प्रश्न रखना हो, वो साथी बाद मीटिंग में वक्तव्य के बाद अपनी बात रख सकता है। और अगर किसी साथी ने कोई प्रश्न पूछना भी हो, तो वो आज की मीटिंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन करे। हम रोजाना की तरह आप सभी साथी जानते हैं कि रोज 8 से 9 बजे जो एक मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं बीआरसी और धम्मभूमि और बड़े बनते को आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम रोज नए-नए विषय लेकर हमें उससे अवगत कराता है। आप सभी साथी जानते हैं कि मंगलवार और शुक्रवार का दिन हमने विशेष तौर पर महिलाओं के लिए निश्चित किया है, जिसके लिए हम धम्मभूमि, बीआरसी और बड़े बनते के बहुत आभारी हैं। आज धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन एक आंदोलन के तहत जो विषय चुना गया है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। आज का विषय है सामाजिक कार्य करने में महिलाओं के लिए चुनौतियां और उनका निदान। इस पर खुली चर्चा भी होगी और हमारे कुछ प्रबुद्ध साथी, हमारी कुछ प्रबुद्ध बहनें जो हैं, इस पर बात रखेंगी। आज महिलाओं का दिन है और हम कोशिश करें सभी साथी कि महिलाओं को जो है खुली चर्चा में उनका अभिवादन किया जाए, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि आज का विषय बहुत व्यवहारिक है कि जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे हम जानते हैं कि महिलाओं को जो घर के कार्य में वो इतनी व्यस्त रहती हैं, तो सामाजिक कार्य जो समाज के हित में है, जो वो उनके लिए उनके सामने बहुत सी समस्याएं, बहुत सी चुनौतियां जो है उनके रोजाना जीवन में आती हैं। आज का विषय बहुत ही व्यवहारिक है और हम कामना करते हैं कि सभी साथी आज की जो चर्चा है उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर जो चुनौतियां हैं, जो जिस पे चर्चा होगी, उसका जो निदान हम ढूंढेंगे, उस पर हम काम करेंगे। आप जैसे जानते ही हैं कि 21वीं सदी में औरतों की हालत जो है वो पहले से काफ़ी उसमें सुधार आया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी हालत जो है वो बिल्कुल जो है पहले से बहुत बढ़िया हो गई है। देखिए, बाबा साहब ने हमें संविधान में औरतों को बहुत से जो कानूनी हक लेकर दिए। लेकिन वो इतने कानूनी हक होने के बावजूद भी हम औरतों को सामाजिक हक जो है वो नहीं मिल पाए। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे समाज की, भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है, वो कुछ इस तरह से है कि जन्म से ही जब एक लड़की जन्म लेती है, तो उसके साथ बहुत सी जो बातें हैं वो जुड़ जाती हैं। उसमें उसको औरत को जो सुविधाएं और जो असुविधाएं दी जाती हैं, उनमें उन्हें जकड़ कर रखा जाता है। जो
जन्म से ही बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार होता है, वह उस व्यवहार में पलती है और फिर जब उसका शिक्षा लेने का समय आता है, तो शिक्षा में जो विषय का चयन किया जाता है, उसका भी जो चयन है, वो उसके माता-पिता या उसके रिश्तेदारों द्वारा ही किया जाता है। फिर जब विषय चुन लिए जाते हैं, तब नौकरी का चयन भी जो है वो हमारे जो उसके बड़े हैं, उसके माता-पिता हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछकर और जो उनको आसान लगे, वो नौकरियाँ उनके लिए जो है वो सुनिश्चित की जा गई हैं। ऐसी धारणा है हमारे समाज की। और फिर पितृ सत्ता, जो एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो कभी भी औरत को फल फूलने नहीं देता। वो हमेशा ही औरत को दूसरे दर्जे का जो अधिकारी है, व्यक्ति है, वो बनाकर रखता है। सो ये जो पितृ सत्ता है या सामाजिक संरचना है या धार्मिक संरचना है, वो औरत को दूसरे दर्जे का नागरिक, निम्न दर्जे का नागरिक बनाकर रखते हैं। उसके लिए कुछ काम फिक्स कर दिए जाते हैं और औरतों को उन्हीं कामों में, उसी ढांचे में देखा जाता है। और जो सामाजिक कार्य है, वो एक बहुत बड़ा विषय है और उस पर जो काम करना औरतों के लिए जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि औरत के लिए कुछ काम जो हैं, मैंने पहले भी बताया है कि सामाजिक संरचना ऐसी है कि उसको फिट कर दिया जाता है। सो ऐसे में कुछ औरतें जो चाहती हैं कि वो समाज सेवा करें, अपने घर के कामों के साथ-साथ वो समाज के काम भी आएँ। उनकी शिक्षा जो है वो दूसरों के काम भी आए, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। जैसे कि हम ये जानते ही हैं कि शुरू से हमें ये बात पढ़ाई गई है कि माता जो है, वो बच्चे की पहली शिक्षिका है। ये तब तक तो मैं सोचती हूँ मेरे अनुसार कि जब तक औरतें घर में रहती थी और पुरुष जो थे वो काम के लिए जाते थे। लेकिन अब हम आधुनिक भारत में, आधुनिक समाज में देखें, तो औरतें भी घर की आर्थिकता को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। और फिर भी यही धारणा कि औरत ही जो है वो बच्चों के लिए पहली शिक्षिका है, पिता क्यों नहीं? ये सभी जो बातें हैं, ये ऐसे मैं कहूँगी कि ऐसे गाड़ दी गई हैं कि इनको उखाड़ना जो है, वो नामुमकिन लगता है। लेकिन आज हम इसी बातों पर चर्चाएँ करेंगे कि जो औरत है, उसको क्यों जो है वो घर की चारदीवारी जो है उसमें बाँध कर रखा जाता है। और अगर वो कोई काम ऐसा करना चाहती है, जो समाज के लिए, उसके परिवार से बढ़कर जो सारा समाज है उसके लिए वो काम करना चाहती है, वो इतनी सशक्त है, लेकिन इतनी चुनौतियाँ, इतनी रोकें क्यों हैं? आज हमारी प्रबुद्ध वक्ता जो हैं, वो वो चुनौतियों के बारे में भी बताएँगी और उनका निदान क्या है, उनके बारे में भी बताएँगी। मैं कामना करती हूँ कि हमारे सभी जो साथी हैं, हमारी जो वक्ता हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे, चिंतन-मनन करेंगे और ये जो महिलाओं का जो हम के आधी आबादी है, उनकी समस्याओं को जानकर हमारे सभी साथी उन समस्याओं को जानकर और उसे देखभाल कर उनसे निकलेंगे और जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे घर की माताएँ हैं, उनको भी उन समस्याओं से निकलने में सहायता करेंगी। सो सबसे पहले मैं अपनी जिस प्रबुद्ध वक्ता को बुलाऊँगी, मैं उनको सादर निमंत्रण देती हूँ। बहन मंजू बौद्ध हैं। मैं उनको सादर निमंत्रण देती हूँ कि वो अपनी बात सबके सामने रखें। बहन मंजू बौद्ध। बहन मंजू बौद्ध इस मीटिंग में उपस्थित हैं। हाँ जी, मैं हाजिर हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप?
आपके नेटवर्क में थोड़ी-सी प्रॉब्लम लग रही है। आप सही स्थान पर बैठें जहाँ नेटवर्क अच्छे तरीके से आ रहा हो। अब आ रहा है? हाँ, अब पहले आई हमको आवाज? हाँ, आवाज़ आई है। अब आवाज आई है जी जी। हाँ, आप अपनी बात रखिए। सोनिया प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और बीआरसी के सौजन्य से हम सभी इस तरह से इकट्ठे होते हैं, तो बीआरसी का भी बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं अपनी बात रखती हूँ आज का हमारे विषय पे, सामाजिक कार्य करने में महिलाओं के लिए चुनौतियां और उनका निदान किस प्रकार से है। समाज में व्याप्त जो रूढ़वादियां हैं और उसकी वजह से हमारे समाज की जो विचारधाराएं हैं वो भी रूढ़वादी हैं। जैसे कि जब हमारी महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में जब कार्य करने के लिए जाती हैं तो उसमें समय असमय भी जाना हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब किसी कारणवश जब महिलाओं को रात्रि हो जाती है या कहीं रुकना पड़ जाए तो उनकी समाज के लोग बहुत ही जो लोग कुसित मानसिकता के हैं, जिनकी दृष्टियां कुसित हैं, वो लोग जो है इनके ऊपर, इनके चरित्र पर तुरंत आक्षेप लगाने लगते हैं कि ये महिला घर से खाली है, अपने नहीं है, पारिवारिक कार्यों की चिंता नहीं, ये रात में बाहर घूम रही है और कहीं पर भी रुक जाती है। क्योंकि ये मानव का स्वभाव, कभी महिला ने थोड़ी देर पहले ही गांव की चौपाल पे बैठ लोगों के कल्याण के लिए बात की हो, कल्याण के लिए कोई योजना लेके गई हो, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन जैसे ही 5 बजे के बाद थोड़ा समय बढ़ने लगता है और रात्रि की तरफ समय बढ़ने लगता है तो तुरंत इस तरह की विचारधारा विचारधारा वाले लोगों के मन में आती हैं, जिनकी दृष्टि कुसित है, वो इस तरह की बात करने लगते हैं। तो महिलाओं बहन जी आपकी का ना, बहन जी मनोभाव प्लीज प्लीज, बहन जी आपका नेटवर्क कमजोर है, थोड़ा सा अच्छे नेटवर्क में अगर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। आवाज कट रही है आपकी। कोशिश करो, पैटर्न चेंज करती हूँ, क्यों बदला है दरवाजा? बहन मंजू बौद्ध जी, आपका वक्तव्य हेलो, बहुत सुंदर होता अब है और हम अब आया? चाहते हैं कि हम आपकी जो बात है वो पूरी तरह से सुने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जी मेरा आप थोड़े देर के लिए तो रुक जाएं ताकि हम आपकी पूरी बात सुन सकें। तो हम दूसरे वक्ता को बुला लेते हैं, तब तक आप थोड़ी सेटिंग कर लें। देखिए अब आया कुछ नेटवर्क? हाँ, अब हेलो, थोड़ा आया है। हाँ जी जी, अब ठीक है। मैं घर के बाहर आ गई हूँ, लाइट ला दो। ठीक है, आपने सामाजिक कार्य करने के लिए तो आप घर के बाहर मैं आ गई हैं। बोल ठीक है, अब आप बात कीजिए, मैं तो सुनती हूँ मैं क्या बात। जिस व्यवधान आया है उसके लिए सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी। तो मैं जी अपनी ठीक बात है। जारी रखते हुए बताती हूँ कि इन महिलाओं पे, जो महिलाएं सभी की सोचती हैं, समाज का कल्याण चाहती हैं और समाज के कल्याण की दृष्टिकोण से अपने घर के कार्यों को जल्दी जल्दी निपटा के किसी भी स्थिति में, क्योंकि उनकी विचारधारा सोच थोड़ी ऊपर उठ के होती है, आम आदमी से ऊपर उठ के होती है, तभी वो इस बारे में सोचती हैं और महिला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में उतरती हैं। परंतु लोगों की गलत विचारधारा के कारण उन्हें बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। तो इस तरह की चुनौतियों से हम न टकराएं। से टकराने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमें हमारे परिवारों को, हमारे समाज को क्या करना है, इसका निदान है कि समाज में महिलाओं को इस तरह की चुनौतियां न उत्पन्न हो। तो हमें समाज, गांव, मोहल्लों व परिवारों में सदाचरण को बोना है। मतलब सदाचरण को हमें बोना होगा। हमें पंचशील यानी कि अच्छी आदतों, अच्छे व्यवहार को विकसित करना होगा। हमें अपना व्यवहार, दृष्टि सम्यक रखनी होगी, हमें अपनी वाणी भी सम्यक रखनी होगी, इत्यादि को भी सभी चीजें होगी, इन सभी चीजों को हमें सीखना होगा। तब महिलाएं बेखौफ होकर समाज में समय असमय विचरण कर समाज की उन्नति में अपना योगदान देंगी और अपनी अच्छी विचारधाराओं को
जो कि हमारे समाज को अग्रणी बनाएगा और देश को एक अच्छे कीर्तिमान पे ले जाएगा, अच्छे कीर्तिमान पे को दिलाएगा। तो हमें अपने समाज को ही सुधारना है, समाज की विचारधारा को बदलना है। दूसरी बाधा हमारे पास जो हमारे लिए चुनौती खड़ी होती है कि कारणवश जब महिलाएं अकेले इस तरह के कार्य करने के लिए निकलती हैं, तो लोगों की जो कुदरती है उन्हें मानसिक रूप से डरा देती है। ऐसी स्थिति में मानसिक व शारीरिक रूप से भी स्वयं को कमजोर समझने लगती हैं और यह डर उनके सामने चुनौती के रूप में आ जाता है। तो ऐसी विपरीत स्थिति में महिलाओं को चुनौती से टकराने के लिए हमें क्या करना है, मतलब कि समाज को क्या करना है, हमारे परिवार को क्या करना है। समाज को सबसे पहले रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर बेटियों को प्रत्येक स्थिति में उच्च शिक्षित बनाना है। उन्हें मानसिक और शारीरिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा। वे मन की मजबूती के साथ साथ मन की मजबूती से भी लैस हों, अर्थात कि उन्हें हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाना होगा। सेल्फ डिफेंस में उन्हें पारंगत करना होगा कि जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए तो महिलाएं तन मन से उन परिस्थितियों का सामना करें, न डरें न घबराएं। तो इसके लिए हमें धम्मभूमि जैसी अनेक संस्थाओं की स्थापना करनी होगी और संपूर्ण समाज में समता की स्थापना करनी होगी। हमें अष्टांगिक मार्ग की ओर जाना होगा, समाज में व्यवहार को बदलना होगा, सभी की दृष्टि भी सम्यक होनी चाहिए, उनका कार्य व्यवहार हर तरह से हम सम्यक रहें। जब हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा आस पड़ोस सब सम्यक हो जाएगा, उनकी सब तरह से सम्यक सोच हो जाएगी, सम्यक दृष्टि हो जाएगी, सम्यक भाषा हो जाएगी, सम्यक व्यवहार हो जाएगा, तो महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे वातावरण में बाहर निकलकर कार्य करने में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारी धम्मभूमि जो है महिलाओं की जोर शोर से पक्षधर है और जब से हम उसके संपर्क में आए हैं, हमने हजारों महिलाओं को सशक्त होते हुए देखा है, मजबूत होते हुए देखा है, विचारों से भी मजबूत होते हुए देखा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जिन्होंने बहुत सारी अपनी गलत आदतें छोड़ दी। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, मजबूती से पढ़ना शुरू कर दिया, हर स्थिति में पढ़ना शुरू कर दिया, चाहे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियां कैसी भी हों। उन महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने आप को स्थापित करना समाज में शुरू कर दिया है। तो हमें इस तरह की, हम महिलाओं को इस तरह की स्थितियों से डरना घबराना नहीं है, क्योंकि हम धम्मभूमि जैसी संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। इस तरह की अनेक संस्थाओं की स्थापना होगी। तो चुनौतियां तो है महिलाओं के प्रति, लेकिन हम उनका समाधान भी कर रहे हैं। इसके लिए चारों ओर हमें इन चीजों को बिखेरना होगा, फैलाना होगा, अच्छे बीजों को, अच्छे विचारों वाले बीजों को बोना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम करती हूँ। बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता के लिए आप जो भी हैं उन्हें इनवाइट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद बहन मंजू बौद्ध। आपने बहुत ही सुंदर विचार हम सबके सामने रखे। आपने बताया कि जैसे हमारा समाज जो है वो रूढ़िवादी है और उसकी विचारधारा हम पंचशील और अष्टांगिक मार्ग अपने व्यवहार में शामिल करके अपना जो समाज है उसकी विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि औरतों को मानसिक रूप में तो बलवान होना ही होना है, उसके साथ उसका जो शारीरिक तौर पर भी वो बलवान होनी चाहिए। और धम्मभूमि की आपने बहुत एप्रिसिएशन की है कि कैसे उन्होंने औरतों को, महिलाओं को जो है वो आदमियों से कम नहीं आंका है। और हम सभी जानते हैं कि धम्मभूमि जिस तथागत बुद्ध, महामानव बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करती हैं, जो तथागत बुद्ध हैं वो पहले फेमिनिस्ट हुए हैं विश्व के,
पहले नारीवादी हुए हैं। सो आपने बहुत सुंदर विचार हम सबके आगे रखे। आपको फिर से मैं साधुवाद कहती हूँ और मैं अपनी अगली वक्ता को सादर निमंत्रित करती हूँ बहन पंचशिला कि वो अपनी बात सारे साथियों के सामने रखें। बहन पंचशिला। क्या बहन मीटिंग में है? बहन जी योगेंद्र सिंह जी ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ शायद हो सकता है कि उनका कोई हैंड रेज है, हो सकता है कि उनका कोई विचार हो, ले लीजिए उनका विचार भी बीच में। जी। बहनें बहनें जब हैंड रेज करेंगी तो उनको इनवाइट करना। अदरवाइज जो आ रहे हैं बीच में, हैंड रेज किया योगेंद्र सिंह जी, इंद्रेश कुमार जी, दोनों ने हैंड रेज किया है, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है। निवेदन है मेरा। हाँ जी। योगेंद्र सिंह सर को मैं कहूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। हाँ जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, मेरा ये मानना है, जो जैसा कि आज का जो विषय है कि महिलाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो सामाजिक काम करती हैं। तो महिलाएं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि सामाजिक काम करती हैं, लेकिन जो एक जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो हमारा जो समाज है, जो उस उन महिलाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। लेकिन उसके लिए है ना, सबसे जरूरी बात यह है कि हम सामाजिक काम करते समय ये ध्यान। श्रद्धेय जोगेंद्र जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। अब किसी से कुछ लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति हमारे में आती है कि हमें कोई भी काम करते हैं तो चुनौतियां तो आती ही आती हैं, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और समय इनमें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समाज की प्रगति होती है, समाज में जो महिलाएं पीछे रह रही हैं, अगर उनकी प्रगति होगी तो हमारी भी प्रगति उनके साथ ही होगी। दूसरी चीज ये है कि जो भी विषय पे हम काम करना चाहते हैं, जो भी समाज में जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसको हमें इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है, हमें उसको रुचिकर बनाने की जरूरत है। क्योंकि कोई हर हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं हैं, तनाव है, लेकिन हम उस किसी किसी काम को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, रुचिकर बनाएंगे, तो लोग उससे जुड़ेंगे। अगर हम संगीत और कला के माध्यम से किसी भी अपने विचार को, किसी भी कार्य को अगर हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, तो लोग उसके माध्यम से जुड़ते हैं। जहां तक धर्म की बात है या और दूसरे सामाजिक कामों की बात है, अगर हम इसको संगीत और कला के माध्यम से अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे लोग आकर्षित होते हैं और लोग जुड़ते हैं, और उनके खुद के जीवन में भी तनाव में कमी आती है, और लोग आपको सुनते हैं। क्योंकि दुखी होना, परेशान होना कोई भी नहीं चाहता है। और हम उनसे ये ना कहें कि भाई हम आप बुद्ध बन जाओ या बुद्ध की विचारधारा पे चलो, क्योंकि अगर सीधे हम इस तरीके की बातें करते हैं तो लोग उससे कटते हैं। तो हमें पहले उनको जोड़ना है, इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे जोड़ना है, फिर धीरे धीरे अपनी बातें जो हैं उनको समझानी है, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमारे काम की बातें हैं, और वो उनको एडॉप्ट करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय जोगेंद्र जी। मैं सभी जो वक्ता हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आज के विषय को ध्यान में रखें और उस पे ही बात रखें। आज का विषय है सामाजिक कार्य करने में महिलाओं के लिए जो चुनौतियां आती हैं उनके बारे में हम बात रखेंगे, और जो उसका निदान है उस पर आज हम बात करेंगे। अब मैं श्रद्धेय सिद्धार्थ नरेश जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपनी बात हम सबके आगे रखें। श्रद्धेय सिद्धार्थ जी नरेश जी। जी बहन जी, बहुत बहुत आभार। मैं कोई बात नहीं रखूंगा, सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज आपने जो शेड्यूल बनाया है, पहले पूरा महिलाओं को ही आप समय दें, क्योंकि महिलाओं को लेकर के ही ये बात आ रही है और महिलाएं ही इन बातों को झेल रही हैं।
तो वो अपना अनुभव हम सबके सामने साझा करेंगी तो इस समस्या का समाधान होगा। निश्चित ही सभी पुरुषों के पास भी बहुत सारी बातें हैं, सभी समाधान दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके पास समाधान है। लेकिन आज विशेष रूप से अगर महिलाएं बोलें और वो अपनी अनुभव साझा करें, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो उनके बारे में बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक समाधान निकल कर के आए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब भी कहते हैं कि अगर महिलाओं ने जो सामाजिक कार्य हैं, जो सामाजिक क्रांति है, अगर वो उसमें भाग नहीं लेंगे तो कोई भी जो क्रांति है वो कभी भी पूर्ण तौर पर हो नहीं पाएगी। औरतों का बाबा साहब कितना महत्व देते थे हर एक काम में उनकी भागीदारी, और धम्मभूमि भी इसी कार्य पे जो है वो काम कर रही है। अब मैं बहन, अगर पंचशिला आ गए हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो बहन सिमरनजीत कौर का हैंड रेज हाँ, था। उन्होंने किया था हैंड रेज, लेकिन अब नहीं है। और अगर बहन उर्मिला इस मीटिंग में उपस्थित हैं तो मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। बहन उर्मिला। बहन संतोष अगर मीटिंग में है, मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। बहन संतोष। जी बहन प्रवीण सोनिया जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपका, जो आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। जो आज का विषय है, सामाजिक कार्य करने में महिलाओं के लिए चुनौतियां और इनका निदान। ये हम सभी को पता है कि महिलाएं, अगर हम प्राचीन संदर्भ में बात करें कि चुनौतियां या बाधाओं का सामना तो वो प्राचीन काल से ही करती आ रही है, लेकिन आज भी कुछ चुनौतियां जो कि त्यों है। ठीक है, बदलाव बहुत है, परिवर्तन है समय के साथ, फिर भी कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी की जाती है। इनको, उन चुनौतियों का, उन बाधाओं का सामना आज भी करना पड़ता है। वो अवसर आज भी पूरी तरह से नहीं मिल पाते। तो सामाजिक कार्य करने में महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पारिवारिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, आदि अनेक चुनौतियों से टकराना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं पारिवारिक चुनौती के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो परिवार के सदस्य हैं, इसमें बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी है ना सोच नहीं बन पाती कि जो घर की महिलाएं हैं वो सामाजिक कार्यों में अग्रणी हो, आगे आए, मंचों पर जाए, सम्मेलनों में जाए या कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम में भागीदार बने। जब परिवार का इस तरह महिला को पूर्णतः सहयोग साथ नहीं मिल पाता तो वह, उनकी जो मानसिक सोच है महिला की, वो फिर नहीं बन पाती और वो दबकर रह जाती है। यानी कि पूरी तरह से वो, उसको सहयोग नहीं मिल पाता तो वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती और उसकी सोच संकुचित होकर ही रह जाती है। तो दूसरे नंबर पे मैं ये कहूंगी कि महिला पुरुष के दोहरे मापदंड। ये हम सभी को पता है कि हमारे समाज में महिला व पुरुष में भेद रखा जाता है। जो पुरुषों को स्वतंत्र रहने, स्वतंत्र रूप से बोलने और बाहर आने जाने का सब प्रकार के जो, जितनी उनको स्वतंत्रता है, तो ये हम सभी को पता है कि उतनी महिलाओं को नहीं है। चाहे हम रात के समय में मान लो, अगर पुरुष को कहीं जाना पड़ गया तो वो स्वतंत्र रूप से चला जाएगा। अगर महिला को जाना पड़ गया तो परिवार में या समाज में 100 तरह के मतलब सवाल उठते हैं कि वो इस समय क्यों गई है, किस काम से गई है और वो कब आएगी, अगर लेट आई है तो वो लेट क्यों आई है। मतलब इस तरह के कितने ही सवालों का उसे जवाब देना पड़ता है। इस तरह से मतलब दोहरे जो मापदंड है, ये भी उनके लिए एक प्रकार की चुनौती कहेंगे। और नंबर 3 पे मैं ये भी कहूंगी कि जो जीवन साथी का है, पूर्णतः उसका जो सहयोग मिलना चाहिए, उसका साथ मिलना चाहिए, ये उसका साथ नहीं मिल पाता। इस कारण भी वे सामाजिक कार्यों में अग्रणी नहीं बन पाते। और जो पुराने रूढ़िवादी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वे भी बाधा बनती है।
चाहे इसमें पर्दा प्रथा कहेंगे या परिवार की संकीर्ण सोच कहेंगे या महिलाओं का घर तक चार दीवारी में ही सीमित रहना, ये भी पुरानी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं, जो रूढ़ियां हैं कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना, तो ये भी एक प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। और एक मैं ये भी कहूंगी कि अज्ञानता यानी अशिक्षा, अंधविश्वास में रहना, जो महिलाएं है अज्ञानतावश यानी कि जानकारी के अभाव में, अशिक्षा के कारण भी सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाते या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे नहीं आ पाते। कई बार अंधविश्वास में इतनी डूब जाती है कि समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके अपने अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वे इस सोच को विकसित ही नहीं कर पाती, नहीं सोच पाती इसके बारे में कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तू जिस रास्ते पर चल रही है ये सही है या गलत है, वो इस बारे में निर्णय नहीं ले पाती। और एक दबाव के कारण स्वयं निर्णय न ले पाने के ये बंधन, कि कई बार महिलाएं पारिवारिक सदस्यों के दबाव के कारण भी अपने निर्णय खुद नहीं ले पाती कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो कर रही है वो अच्छा है या बुरा है। समस्याओं से, दबाव के कारण कोई भी निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं हो पाती। इसका कारण भी है उनका पीछे रह जाती है और वो किसी भी कार्य में अग्रणी नहीं बन पाती, कहीं मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाती। और एक है जानकारी का अभाव या साहित्य की जानकारी न होने के कारण भी उनकी जो सोच है वो नहीं बन पाती। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब साहित्यिक जानकारी न होगी तो वह अपने आदर्शों या अपने महापुरुषों के बारे में भी, उनके विचारों को नहीं जान पाती। इस कारण भी, इस चुनौती से भी वो आगे नहीं बढ़ पाती और इसका उनको सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मतलब अपने महापुरुषों का जानकारी होना जरूरी है, उनके विचारों के बारे में और साहित्य की जो जानकारी है वो जरूरी है। और एक मोटिवेशन का अभाव, यानी कि जो प्रेरक उन्हें मिलना चाहिए, प्रेरणा देने वाला हो कोई ना कोई, तो प्रेरणा शक्ति के अभाव में भी वे अब मतलब अभाव में रहती है, इस कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती। तो सबसे बड़ी और जो अहम चुनौती है यही मोटिवेशन की, यानी सही प्रेरणा न मिल पाना, जिसके कारण सोच विकसित नहीं हो पाती। वह जो संकुचित जो उनकी सोच है वो सिमट कर ही रह जाती है। अब जितनी भी चुनौतियां आई है, अब इनका निदान कैसे हो, किसी न किसी रूप में इनका निदान भी हो, जिन चुनौतियों का महिलाएं सामना करती है। निदान के लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि महिला शिक्षित हो या अशिक्षित हो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसको जो वातावरण है वो उचित मिलना जरूरी है। इसके लिए उसके जीवन साथी का, मैं तो यही कहूंगी, मेरा ये अपना विचार है, पता नहीं जैसे मैं अपने जो विषय है इसके साथ निर्णय कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन इसके लिए उसके जीवन साथी को उसको मतलब पूरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जब वह सामाजिक कार्यक्रमों का, प्रोग्रामों का भागीदार खुद बनता है तो उसको भी हिस्सा बनाना चाहिए, जो उसकी जीवन संगिनी है। साथ रखने में उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुरुष को अपनी सोच विकसित करनी होगी, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अगर हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को यदि हम याद करें कि पहली शिक्षिका के रूप में यदि हम याद करते हैं ना उनको, तो पहली शिक्षिका बनाने वाले उनको, उनके जो जीवन साथी थे, समाज सुधारक महामना ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने अवसर, हाँ जी आवाज आ रही है जी मेरी? जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी, जिन्होंने उनको अवसर दिए, उनका साथ दिया, सहयोग दिया और उनको हौसला दिया और हिम्मत भी दी समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई। और आज यदि हम याद करें तो जो 150-200 वर्ष हो गए से पहले की बात है, जब सावित्रीबाई फुले ने भरी पंचायत में विरोधियों को अपने तर्कपूर्ण कथनों से साहस का परिचय दिया था। तो इसके लिए बहनों को भी हमारी आदर्श महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी होगी कि कहीं न कहीं उनका जो त्याग है, संघर्ष रहा है, तभी आज उनको याद किया जाता है,
नहीं तो हमारी न जाने कितनी ही पीढ़ियां आती जाती रही है, चाहे हमारी दादी परदादी है कितनी ही गई, उनको आज कितना याद किया जाता है। जब हमारी जो आदर्श है महिलाएं, उन्होंने कुछ विशेष त्याग रहा है, उनका कुछ त्याग किया है, तभी तो आज उनको उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है। और ये भी कहूंगी कि महिलाओं के बारे में कि निदान के लिए महिलाओं को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए और मजबूती के साथ वे आगे आए। जीवन में अपनी समस्याओं से घबराए नहीं। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं आती है तो उसका वो डटकर सामना करे। विचलित न हो जीवन में, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ जाए, बाधा आ जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों के विचारों यानी उनके बताए मार्ग पर चले, उनके विचारों को आचरण में उतारे, निदान तभी हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब को यदि हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में यदि याद करें, उनकी बात करें, तो स्वाभिमान का जो जीवन है जो आज हम महिलाएं जी रही है, चाहे मैं अब मंच पे बोल रही हूँ मान लो, या चाहे हम आज सर्विस कर रही है, ये बाबा साहब की बदौलत है आज जो हम स्वाभिमान का जीवन जी रही है। क्योंकि बाबा साहब का ने भी कहा है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है इससे मापता हूँ। तो इसके लिए हमें अपने रहबरों, अपने महापुरुषों को पढ़ने के साथ साथ समझना होगा, तभी भी इसका निदान हो सकता है। उनका केवल आत्मनिर्भर होना ही महिलाओं का काफी नहीं है, बल्कि सक्षम होना भी जरूरी है। खुद पर अटल अडिग जब उनको विश्वास होगा, तभी भी वे आगे बढ़ सकती है। वह धन से कमजोर भले ही हो, ये तो चल जाएगा, लेकिन और तन और मन से वह पूरी तरह से मजबूत होनी जरूरी है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि जो श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी है, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन के तहत महिलाओं के लिए जो दिन रात की महिलाएं भी पुरुषों के समान ही उनको सभी प्रकार के अधिकार हो, बोले वे भी समानता है, वो भी धम्म में बराबर उनको सब प्रकार के अवसर दिए जाते हैं। तो धम्म भूमि के माध्यम से भी जो महिलाएं हैं, इसका मतलब निदान हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहन संतोष, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप अपना कैमरा भी ऑन रखते तो ज्यादा बेहतर होता। बहन संतोष ने बहुत ही अच्छी बातें हम सबको बताई हैं कि कैसे परिवारक जो काम है या परिवारजन है वो औरत के लिए एक चुनौती का काम करते हैं, दोहरे मापदंड हैं, जीवन साथी का सहयोग ना कर पाना ये भी औरत को पीछे धकेलता है। साथियों, मैं आपके साथ एक निजी मेरा तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जैसे मुझे आज भी संचालन करना पड़ा, कल भी किया, तो मैं स्कूल में जब मेरा फ्री पीरियड होता है तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ या तैयारी करती हूँ। तो मेरी बहुत सी मित्र जो हैं वो कहती हैं कि तुम कौन सा काम कर रही हो, तुम आराम किया करो, ये क्या इतना काम करती हो। असल में मैं जैसे बहन ने बताया है कि अंधविश्वास में रहना, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सी महिलाएं हैं, ये भी उनका एक अंधविश्वास है कि फ्री रहना और बातें करना और वो जिनको मज़ा कहती हैं, वो उन बातों में आनंद लेना, ये भी उनका एक अंधविश्वास है कि वो जो मैं काम कर रही हूँ, उसको वो बुरा मानती हैं कि तुम फ्री रहा करो, आप जॉब करते हो, ये कौन-सा काम आप करते हो? इसमें इतना समय जो है वो आप व्यस्त रहते हो। जो तथागत का धर्म है, असल में खुद का कल्याण करना और दूसरों का कल्याण करना, यही बुद्ध का धर्म है। और हम अपना कल्याण करके दूसरों का कल्याण जो है वो ये जो समाज का कार्य है इसके द्वारा कर सकते हैं। एक बात और भी हमें बहन ने बताई है कि अगर जीवन साथी हमारे साथ ना हो तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन
मैं फिर कहूँगी कि सामाजिक संरचना ऐसी है कि कई बार हमें अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पाता। ये बात महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी है। और अगर ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हमें अपने जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल पाता, तो बड़े बनते कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक कार्य करते हुए, धर्म का कार्य करते हुए अगर हमें अपने जीवन साथी का सहयोग ना भी मिले, तो बहुत से ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनके घर में उनका साथ नहीं दिया गया, लेकिन उनके रास्ते में वो जो साथ था, वो रुकावट नहीं आई, वो आगे बढ़े। मैं ये भी अपनी बहनों से निवेदन करूँगी इस मीटिंग के ज़रिए कि अगर आप महसूस करती हैं कि आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं है, तो भी आप जो है वो सामाजिक कार्य जो है वो उसमें कभी भी बाधा ना आने दें, रुकावट ना आने दें और अपने मनोबल को हमेशा ही ऊँचा रखें। और मोटिवेशन के लिए जैसे हमारी बहन ने बताया है कि हमारी बहुत सी वीरांगनाएँ हुई हैं, जिनको पढ़कर, सुनकर, जानकर हम अपना मनोबल ऊँचा उठा सकते हैं। माता सावित्रीबाई फूले, वीरांगना फूलन देवी और झलकारी बाई और हमारी बहन मायावती। इन सबको पढ़कर, हम सुनकर, उनके जीवन के बारे में जानकर हम अपना मनोबल ऊँचा कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी मैं ये भी देखती हूँ कि ये जो हमारी वीरांगनाएँ हुई हैं, जब हम उनका जीवन परिचय कुछ बहनें पढ़ती हैं, तो वो डर भी जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि जो क्रांति इन्होंने की, वो हम नहीं कर सकते। पर मैं कई बार अपनी बहनों को कहती हूँ कि जब बहन मायावती ने क्रांति की शुरुआत की, जब उन्होंने पहला कदम उठाया, तो वो पहला कदम उठाते वक़्त उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि पता नहीं मैं सफल होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो उनका पहला कदम था, उस कदम ने ही उनको सफलता की जो पथ था उस पर चलाया। हमें पहला कदम उठाने में भी कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। कोई भी रुकावट आए, हमें वो मनोबल अपना ऊँचा रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी अगली वक्ता उनको मंच पे बुलाऊँगी। हमारी अगली वक्ता है ज्योति बाला। मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वो अपनी बात जो है सबके सामने रखें। बहन ज्योति बाला। जय भीम, नमो बुदाय। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ धम्मभूमि की टीम का, जिन्होंने हमें महिलाओं को जो एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ हम अपने विचार जो सबके सामने रख सकते हैं। और साधुवाद करती हूँ आज के संचालन करने वाली बहन का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मेरे से पहले जो मैं बोलना चाहती थी, वो मेरी बहन संतोष बोध ने सब कुछ जो वो बोल दिया है अपने विचारों में। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं से अक्सर सुनने को मिलता है, जब महिलाएं अक्सर यही कहती हैं कि अगर हम सामाजिक कार्य के लिए घर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें घर से परमिशन नहीं मिलती। और घर के जो मर्द हैं, वो बोलते हैं कि हम सामाजिक कार्य के लिए जाएंगे और आप घर में रहो, बच्चों को पढ़ाओ, जहाँ घर के कार्य और भी अधूरे होते हैं उनको पूरा करना होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जब हम अपने परिवार में किसी फंक्शन में, शादी में जाना होता है, तो सारे पारिवारिक सदस्य जब जाते हैं, तो हम ये बात नहीं कहते, तो हम भी जिद करते हैं कि हमने साथ में जाना है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक कार्य के लिए भी हमें ये जिद करनी चाहिए कि हम भी उसमें भागीदारी बनना चाहते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा है कि महिलाओं के बिना कोई भी क्रांति जो वो पूरी नहीं हो सकती। तो महिलाओं को आगे आना होगा और चुनौतियां भी आएंगी, और इनके समाधान हम महिलाओं को ही ढूंढने हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है जो ये है कि जब हम घर से बाहर भी निकलते हैं सामाजिक कार्य के लिए भी, तो जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि महिलाएं हैं जो वो बोलने से घबराती हैं। महिलाओं में इतना दम नहीं होता कि वो किसी के सामने अपने विचार रख सकें, क्योंकि ये उनका खुद का ही मानना है।
और मैं यही कहूँगी कि जो दम भूमि का जो गूगल मीट का एक प्लेटफॉर्म है, इसका महिलाओं को खूब लाभ लेना चाहिए। जब भी उनको टर्न मिलती है कि जहाँ पर अपने विचार रखने हैं, तो ज़रूर रखें। जो भी विषय दिया जाता है, उसे तैयार करें और 2-4 लाइनें सभी अपने वैचारिक रूप में जहाँ पर ज़रूर दें, ताकि हमें बोलने का जो साहस है, वो हमारे अंदर बढ़ सके। और जब हम समाज में निकलें, तो हम अच्छे ढंग से वहाँ पर अपने विचार रख सकें। तो ताकि किसी से बात करने से हमें कोई झिझक ना हो, और जिसे हम समझाना भी चाहें समाज में, तो उसे हमारी बात जो है वो समझ आए अच्छी तरह से। क्योंकि जब हम दम भूमि में काम करते हैं, दम के लिए हम समाज में जो एक मैसेज देना चाहते हैं, तो उसे उसके लिए हमें जो है वो एक अच्छी तरह से चर्चा करनी आनी चाहिए और धैर्य से आनी चाहिए। हमें बोलना सीखना चाहिए, और बोलना सीखने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे रहबर हमें अपने विचार देकर गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें एक जो है वो साहस आए, हिम्मत आए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जी धम्मभूमि का जो प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है, हमें महिलाओं को इसका जो खूब लाभ लेना चाहिए, ताकि हम जो है ये बात कभी ना कह सकें कि हमें कहीं मौका नहीं मिलता, क्योंकि मौके हमें मिलते हैं, चुनौतियाँ हम खुद ही स्वीकार कर लेती हैं। तो इन चुनौतियों का सामना हमें खुद करना है, सबके सामने हमें एक उदाहरण की तरह पेश होना है, क्योंकि हम खुद पहले अपने आप में एक उदाहरण बनेंगे, तो तभी हम किसी के सामने अपने विचार जो हैं वो रख सकेंगे। और हमें दम में प्रवेश करना चाहिए, शीलों को अपने जीवन में जो है वो अपनाना चाहिए। तो इसी बात पर मैं यही कहूँगी कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो हमें मिला है, इसका हम खूब लाभ लें। और इसी के साथ मैं सारी टीम का साधुवाद करती हूँ कि वो हम महिलाओं को ये अवसर प्रदान करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। ये बहन देशना बौद्ध थे, गुरदासपुर पंजाब से। आपने बहुत अच्छी बातें कही कि जो महिला है, अगर वो सामाजिक कार्य करने के लिए चाहे, तो उसको भी जिद करनी चाहिए कि वो सामाजिक कार्य करेगी जैसे वो बाकी काम करती हैं। ये बात कही जाती है कि छीने हुए जो अधिकार होते हैं, उन्हें अधिकार छीनने वाले के आगे निवेदन करने से नहीं मिलते। ये तो सख्त संघर्ष से लेने पड़ते हैं। बलि बकरियों की दी जाती है, शेरों की नहीं। हमें अपने अधिकार जो हैं, उनके लिए हमेशा, उनको पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारी बात जो है वो सुनी जाएगी। मैं अगली वक्ता को बुलाना चाहूँगी, लेकिन किसी ने भी बहन तनुजा चंदेल ने हैंड दो डाउन कर दिया पहले। बहन मालती सिंह जो हैं वो इस समय हैंड रेज़ किया बहन हुआ परवीन है। सोनिया जी। जी, बहन जी, जो ये तनुजा जी हैं, काफी देर से इन्होंने हैंड रेज किया, उनको आमंत्रित कर ले प्लीज आप। ठीक है। बहन तनुजा को मैं पहले आमंत्रित करूँगी और बहन मालती सिंह को बाद में आमंत्रित करूँगी। बहन तनुजा, आपसे सादर निवेदन है कि आप आएँ और अपनी जो बात है हम सबके आगे रखें। बंते करुणाशील जी को नमो बुद्धाय, उनको शत शत नमन, बिकॉज उनकी वजह से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बंते जी। बट यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे हमारी फैमिली की जो महिलाएं थी बहुत स्ट्रांग थी। मैंने अपनी परदादी जी को देखा, देन मैंने अपनी नानी को देखा, देन मैंने अपनी मदर को देखा, और अब मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ केरला में, मगर जो मुझे यहाँ पे फेस करना पड़ता है उसका कोई अंत नहीं है। मगर फिर भी स्ट्रांगली जैसे भी है, मैं हर सिचुएशन को हैंडल करके आगे निकलती हूँ। यहाँ पे मैं 2 बेटियों के साथ रहती हूँ,
और यहाँ पे जो यहाँ के पुरुष हैं वो आगे बढ़ने नहीं देते। मेरे ऊपर इतने उन्होंने अत्याचार किए, इतने केसेस किए, मगर मैंने हार नहीं मानी। तो 25 साल हो गए, 25 इयर्स हो गए इस बात को। तो वो अपना काम करते चले जाएं और हम अपना जो हमने शील अपनाए हुए हैं, जो बचपन से हैं हमारे पास, उसके बल पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। चुनौतियों का कोई अंत नहीं है, मगर उन चुनौतियों को मात देते हुए आगे निकलते चले जाओ, अच्छे काम करते चले जाओ, तो आपका जो मंजिल है आपको मिल जाती है। इसी को करते करते मेरे को 2 साल पहले नींद की प्रॉब्लम आई थी। तो जब मैंने मेडिटेशन के सेंटर ढूंढे और पता चला कि यहाँ पे बंते जी दिल्ली में शिविर ले रहे हैं, तो क्योंकि मैं काम बहुत करती थी फाइनेंशियली, इन लोगों ने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये जो तबका है केरल में ऐसा ही है। तो जो जेंट्स लोग हैं वो औरतों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, उस पर कई तरह के इल्जाम लगाते हैं। मगर फिर भी हम तो टूटने वालों में से नहीं थे, क्योंकि हमारी मदर, हमारी ग्रैंड मदर के संस्कार हमारे साथ थे, उनकी एनर्जी हमारे साथ थी। मगर जब नींद की प्रॉब्लम आई तो हमने दिल्ली का शिविर अटेंड किया। तो वहां पे हमको भव्य आनंद महसूस हुआ उस शिविर के अंदर। तो हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं टोटली, क्योंकि हमने नहीं किसी को देखा किसी भी, क्या कहते हैं कि किसी पाखंड में फंसे हुए या कुछ है। हमारे परदादी जी को देखा, वो सुबह उठ के 3 बजे मेडिटेशन करती थी। किसकी करती थी हमको नहीं पता। हमारे फादर जाने से पहले जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो वो हमें बता के गए कि हमारा टाइम आ गया। तो इतने अच्छे मीन्स संस्कार वाली फैमिली में मैं पैदा हुई। और हम लोग हैं, मैं भी किसी पाखंड में नहीं पड़ती, मगर सबको आई रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड। एंड ये जो मेरा स्ट्रगल है, ये जो महिलाओं को जो चैलेंजेस हैं, उसका कोई अंत नहीं है। अंत इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो उनके साथ लिंक्ड हैं। तो इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम है और बढ़ जाती है। मगर अगर आपने अच्छाई का हाथ पकड़ा हुआ है तो जीत तो आपकी ही होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने कर्म से दृढ़ रहना चाहिए, संकल्प करके चलना चाहिए कि हमें ये काम करना है, कहीं पे भी जाना है अच्छे काम के लिए। अभी टाइम पहले जैसा नहीं है जो 50 साल पहले था। पहले हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा थी। हम पहली जनरेशन है जो घर से बाहर आई हैं, मगर फिर भी हम बहुत स्ट्रांगली बाहर आए हैं। मैंने जॉब किया है। जॉब करने के बाद जब बच्चे पैदा हुए तो आई लेफ्ट माई जॉब, केम इनटू बिजनेस, कि कपड़े का मैंने बिजनेस किया। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मगर एक आपका दृढ़ संकल्प कि हमको क्या करना है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम एनिमल वेलफेयर का काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा काम है। तो तभी मैं काफी लेट जुड़ती हूँ, कभी कभी खाना देने का है। तो कहने का मतलब अंत में यही है कि आपके निश्चय, आपकी सोच पक्की होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। सो नमो बुद्धाय, जय भीम। करुणाशील बंते जी को छप छप नमन। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बहन तनुजा। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखी कि औरतों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर समस्याएं हैं तो तथागत ने कहा है कि उसका हल भी है। आपने अपने जीवन का अनुभव बताया और आपने ये भी बताया कि अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो अपनी नानी और मदर की वजह से हूँ। और हम सभी महिलाओं को इस बात को अच्छी तरह से भली भांति पहचान लेना चाहिए। हम जानते तो हैं कि एक जो स्ट्रांग मदर है वो एक स्ट्रांग बेटी उसकी होती है, स्ट्रांग बेटा उसका होता है। माता ही क्यों, पिता भी इसमें उतना ही भागीदार है। अगर माता पिता की सोच कमजोर होगी, वो डरे सहमे रहेंगे, तो उनके बच्चे भी जो हैं वो डरे सहमे रहेंगे। एक बात और शेयर करना चाहूंगी। जी। हम वी आर 5 सिस्टर्स, हम 5 बहनें हैं। तो हमारे फादर कहते थे कि इनकी शादी कर दो 12th के बाद, मगर मेरी मदर ने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां पढ़ेंगी।
तो मगर उसके अंदर क्लैश नहीं था, मेरे फादर ने एक्सेप्ट किया। तो कहने का मतलब कि हमारी मदर ने हमको बोला कि नहीं हमारी बेटियां पढ़ेंगी, तो वी ऑल आर एजुकेटेड, हम पांचों बहनें पढ़ी लिखी हैं। तो फादर थोड़े से थे कि हाँ 12th पास करो और उनकी शादी कर दो। तो इसलिए आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर माय मदर कि शी वांटेड अस टू ग्रूम, समझा ना। तो इसलिए क्योंकि आप बोले कि फादर का भी हाथ होता है, फादर का हाथ है, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बट हमें एजुकेट करने में हमारी मदर का सबसे बड़ा हाथ है। नमो बुद्धाय, थैंक यू। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अगले जो वक्ता हैं मालती सिंह, उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपनी बात जो है वो संक्षिप्त में रखें और जो विषय है उसको पूर्ण तौर पर ध्यान में रखा जाए। बहन मालती सिंह। आप सभी को वंदना, नमो बुद्धाय, जय भीम। चूंकि मैम मुझे समय के लिए निर्देशित किया गया है कि चूंकि समय कम है तो इसका ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है मैम वो है सामाजिक कार्य में महिलाओं के लिए चुनौतियां व इसका निदान। कहीं ना कहीं ये टॉपिक है वो हर एक सामाजिक महिला जो कि एक समाज के प्रति अपने कर्तव्य को करना चाहती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौतीपूर्ण एक चुनौती है, जिससे कि उसको लड़ते हुए और उससे बाहर निकलना होता है। जैसा कि अभी हमारे जितने भी वक्ताएं आई और उन्होंने बहुत ही बखूबी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि किस किस तरह से समस्या आ सकती हैं, उनका निदान किस तरह से हो सकता है। लेकिन मेरा मानना मैम एक बात का और है, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ही समय पहले मेरा भी एक संगठन बना है, माता रमाबाई प्रबुद्ध महिला जागृति संघ के जनपद एटा में, और उसकी मैं जिला अध्यक्ष। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो एक सकारात्मक पहलू कह सकते हैं और इसका नकारात्मक पहलू भी मुझे छूते हुए निकल के गया। इसे मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि आज मुझे हमारी परम आदरणीय मंजू बौद्ध मैम ने मुझे निर्देशित किया था कि मालती आज आपको थोड़ा सा देखना है और आपको क्या है, क्योंकि कुछ समय हुआ है, 4 महीने पहले ही मेरा ये संगठन बना, तो कहीं ना कहीं मैंने इस संगठन को ज्वाइन करने पर समय अपने परिवार को नहीं दे पाई। उसका इफेक्ट ये रहा कि मैम जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसमें बेसिक डिपार्टमेंट में, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जब एक महिला एक किसी भी कार्य में, चाहे वो मैटर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सोच उसकी समाज के प्रति कैसी है सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नया नया सामाजिक कार्य करते हैं तो आपको भी नहीं पता होता कि कितना समय लगना होता है, कितना समय कहाँ देना होगा, कितना, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है। और उसका ये हाल हुआ कि मैम मुझे मेरे परिवार में बहुत चीजें झेलनी पड़ी। नहीं कहना चाहिए, जिन माता पिता ने मुझे आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं मुझे उस सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए मुझे बहुत पहले मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा बेटी के साथ। तो एक सामाजिक कार्य को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज मैं अपनी बेटी के साथ घर में मुझे बोल दिया गया कि आप कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को आप अपने हिसाब से ही जीना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए भाई, आप अपनी दुनिया जीजिए जैसे करना है। आप अपनी बेटी को भी अपने, चूंकि उससे पहले मैं सोचती थी कि ये मेरा कार्य मेरे माता पिता के माध्यम से, मेरे परिवारजनों के माध्यम से बहुत बखूबी निभा पाऊंगी, मैं बहुत अच्छा कर पा रही थी मैं, और सभी का सहयोग था, ऐसा नहीं है, सबका सहयोग था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मेरी उत्तरदायित्व बढ़े, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समाज के प्रति, अपने शैक्षिक क्षेत्र जो कि जिसके लिए मैं कार्यरत हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के नाते मैंने अपने विद्यालय का भी प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पर जहाँ गई मैंने वहाँ अच्छे से अच्छा प्रदर्शन किया और मेरा सहयोग देने वाले सभी बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या हुआ कि आज मुझे एक किराए के घर में रहना पड़ रहा है अपने बेटी के साथ में, और मैंने एक ये बहुत बड़ा, एक महिला के लिए एक बेटी के साथ रहना बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण रवैया रहता है। अब यदि मैं शिक्षित न होती, मेरे कहने का मतलब, मैं एक उदाहरण दिया
इससे पहले भी मैंने एक अपना ही उदाहरण, पता नहीं क्यों सारे उदाहरण मुझे से होके निकलते हैं, मैं नहीं जानती क्यों ऐसा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सब लोग? जी सुन पा रहे हैं। जी मैम आवाज आ रही है। कि मैं ही क्यों उदाहरण बनती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैम, क्योंकि कभी कभी कहते हैं बुकिश नॉलेज इज, हेलो जी आप बात रखिए। बुकिश नॉलेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ। तो आप बुकों में देखेंगे कितने हमारे बहुत ही अनगिनत हमारे सामाजिक योद्धा आए, सामाजिक योद्धा के रूप में जैसे हम कहें कि माता सावित्रीबाई फुले जी, जिन्हें ज्योतिबा फुले जी का यदि सपोर्ट ना मिलता एज ए पति, तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जहां माता सावित्रीबाई फुले जी को प्रथम शिक्षिका के रूप में मानते हैं, प्रथम राष्ट्र शिक्षिका के रूप में मानते हैं, और इसी ही रूप में अगर देखा जैसे हम माता रमाबाई अंबेडकर, यदि आज हम बाबा साहब को परम आदरणीय हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यदि हम जानते हैं, तो उनकी माता के रूप में जानते हैं या उनकी पत्नी के रूप में। कारण, इसका कारण है कि यदि वो बाबा साहब को एज ए मदर, उनकी माँ, और एज ए वाइफ यदि उनकी पत्नी माता रमाबाई यदि उनको सपोर्ट नहीं करती, तो आज मुझे नहीं लगता कि हमें एक इतने जो भारतीय संविधान की संरचना हो पाती हमारे समाज के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति। तो कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एक समाज का अगर उत्थान करना है तो एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, एक जंजीर हम तभी पहन सकते हैं जब उसमें कड़ियों को पिरोकर एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाया जाएगा, देन वो जाके आपकी गली की शोभा बनती है। इसी तरह से एक मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आज मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने शायद एक डिसीजन जो लिया, मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्ट्रांग रहा होगा। उन्होंने क्या सोचा मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी सेटल करना है, मुझे अपने समाज के लिए भी कार्य करना है, मैंने अपने कार्य, मेरी एक सामाजिक चेतना थी, और सामाजिक चेतना के साथ में मेरे नए 2 ड्यूटियां और पड़ गई, जिसमें कि मुझे मेरी बेटी को भी उसके जो भी वो कार्य कर रही है उसके भविष्य को बनाते हुए उसको आगे लेके जाना है, मुझे समाज के भी कमान को संभालना है, और मुझे अपने जिन बच्चों की मेरे हाथों में कमान आई है, जिनके लिए मैंने एक टीचिंग प्रोफेशन में गई हूँ, तो मुझे वो भी बखूबी निभाना है। तो इन सब का तालमेल बैठाने के लिए एक समय का सुनियोजित तरह से तैयारी करना, उसको सही से आगे बढ़ा के ले जाना बहुत बड़ा कार्य है। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ मैम कि सामाजिक सेवा आपसे बलिदान मांगती है, आपसे आपको मांग लेती है। तो मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को बोल रही हूँ। तो आज नहीं तो कल मैं जिस कार्य में, हाँ कुछ पिछले 2 महीने लगभग 1-1.5 महीना रहा, बहुत ज्यादा नहीं अच्छा सोच पाई ना कुछ, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा अपसेट था। ये क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक, मैं एक एक्चुअली मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए लगभग 22 साल हो गए, 5.5 साल की बेटी थी तब मेरा बेटी का मतलब मेरे हस्बैंड नहीं रहे मेरी दुनिया में, लेकिन मेरे माता पिता मुझे यहाँ तक लेके आए, उन्होंने मुझे यहाँ तक शिक्षा लेके आने में मुझे यहाँ तक प्रमोट किया। तो आज यदि उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया, ये मेरे लिए चैलेंज है, और ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे बेटी को भी उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। यदि तथागत बहुत बाबा साहब और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मैं बखूबी सारे अपने कर्तव्यों को निर्वहन करूंगी। इसी तरह से मैं चाहूंगी कि कोई भी कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो मैं चाहती हूँ एक दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता आप शिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है, लेकिन क्या माता रमाबाई शिक्षित थी? नहीं थी, नहीं थी। सावित्रीबाई फुले शिक्षित थी? नहीं थी। ज्योतिबा वो फातिमा शेख जी, उन्होंने भी मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उसके साथ में हम यदि हमारी आयरन लेडी कुमारी बहन मायावती जी का अगर नाम लेना भूल जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे इस सेमिनार में जो हमारा संगोष्ठी चल रही है, मुझे लगता है वो कम होगा।
उसको पूरा एक शेयर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट कम रहेगा। तो स्वयं में हमारी जो बहन मायावती जी हैं, उन्होंने अपने जीवन का परित्याग किया, अपने सुखों को परित्याग किया, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। और आज 4 बार हमारी मुख्यमंत्री के रूप में रह के उन्होंने राष्ट्र की सेवा की, हमारे समाज की सेवा की, हमारे पूर्वजों को एक नया रूप दिया। तो किसकी वजह से? एक व्यक्ति ने इतना कष्ट पाया, लेकिन उन्होंने आज अपने समाज को, हमारे समाज को एक नया रूप दिया है। तो उसके लिए मैं शत शत उनका धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी बेटी यदि हमारे समाज में है तो हमारा समाज अवश्य ही और आगे जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ, यहीं पर विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। गलती से यदि मुझसे कोई जाने गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बदनामी बनते जी। बहुत बहुत साधुवाद बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो सामाजिक कार्य है ये बलिदान और त्याग का मार्ग है, और हमारे महापुरुषों ने कितने बलिदान हमारे लिए दिए। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे, अपनी नौकरी, और कैसे उनका बचपन जो शुरू से इतनी कठिन दौर से निकला और जीवन के अंत तक उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा। सारा जीवन उन्होंने हमारे ऊपर बलिदान दिया, और जीवन के आखिर में भी वो हमें धम देकर गए। सो उनका बलिदान हम कभी भी भूल नहीं सकते। और जो भी चुनौतियां हमारे मार्ग में आती है, तो हमें बाबा साहब का जो चेहरा है वो याद रखना चाहिए कि जिन्होंने हमें हमारे लिए इतना बलिदान किया और हमें इतना सुंदर जीवन दिया कि हम उन चुनौतियों का सामना जो है वो कर पा रहे हैं। मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगी, लेकिन समय का वो बिल्कुल ध्यान रखें, समय सीमा में ही अपनी बात रखें। नीरज भट्टी हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी बात रखें और कम शब्दों में अपनी बात रखें। धन्यवाद। किसी नमो और बुद्धाय, जी जी, जय भीम। सभी बहनों को प्रणाम। मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं, तो इसलिए मेरे से कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो मैं पहले से ही कुछ माफ़ी मांग लेता हूं। तो बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस दी, बड़ी मोटिवेशनल वार्ता शेयर करी हैं बहनों ने। तो आज के समाज में चलते हुए जो प्रॉब्लम्स वुमेन की हैं, उनके रिगार्डिंग बात करी है, तो मेरा 2-3 मेरे माइंड में बातें आ रही थी कि जो बहनों ने, जिन बहनों ने ये शेयर किया है, तो वो ये शेयर किया, उन बहनों ने किया है कि जो मिडल एज ग्रुप की हैं, मीन्स प्रोबेबली ये 20 से 40 या कुछ इस एज ग्रुप की हैं। तो मैं हाँ जी, हाँ। तो मेरा मानना ये है कि हमारी जो 3 जनरेशन्स हैं, जैसे कि एक बेटी, एक बहू और एक सास या माँ कह लीजिए, तो ये जो 3 जनरेशन्स में से जो प्रेजेंटेशंस आज के इस एपिसोड में जो हुई हैं, वो सभी जो मिडल एज, जिनकी स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने की हैं। तो ये मैं एक प्रश्न ये रखना चाहता हूँ कि प्रश्न या उसका सॉल्यूशन, कि जैसे आप बहुत जागरूक हैं, आपने बहुत ज़्यादा लाइफ देखी है, आप पढ़े लिखे हैं, और कई बहनें जो इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हैं या नहीं हो सकती हैं किसी वजह से, तो वो एक चैलेंज रहेगा। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई एपिसोड बनेगा या कुछ ऐसा? मेरा ये एक प्रश्न है कि इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो किया जा सकता है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम हमने एड्रेस कर ली कि क्या प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में इम्प्लीकेट क्या किया जा सकता है कि ये जो है चैलेंजेस कम हो जाएं। तो ये मेरा एक व्यू पॉइंट था। नमो बुद्धाय, जय भीम।
नमो बुद्धाय जय भीम। सर, धम्मभूमि जो है इस पर निरंतर कार्य कर रही है और इसी क्रम के अंतर्गत उन्होंने ये मीटिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की हैं और जैसे कि शिविर होने जा रहा है और बनते ऐसी बहुत सी मीटिंग्स करते हैं जिसमें वो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं उनके हकों के लिए। और जो जितनी भी वक्ताएं आज बोली हैं, वक्ता हमारे बोले हैं, वो धम्मभूमि के ही मेंबर्स हैं और वो उन्होंने जो बड़े बनते से सीख ली है, उसी सीख ने उनका जीवन जो बदला है और ये जो बहनें जिनका जीवन बदला है, वो सामाजिक कार्य के रास्ते बाकी बहनों का भी जो जीवन है, वो बदलने का प्रयास उनका निरंतर जारी है। अब हम लास्ट वक्ता के रूप में शीला देवी सिंह को लेंगे और समय जो है वो आगे बढ़ रहा है और मीटिंग इसके बाद हम संपन्न करेंगे। शीला देवी सिंह को मैं निमंत्रित करूं। जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद जो का आपने इस मीटिंग में आपने आमंत्रण किया। मैं बस चंद बातों में ही अपनी वाणी में ब्रेक दूंगी। बस मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चाहे महिला हो पुरुष हो, कितनी भी डिग्री सॉरी शीला बहन जी, गलती से आपका जो है ये माइक म्यूट हो गया मेरे से, दोबारा ऑन कर लीजिए प्लीज। गलती से मेरी गलती हुई है इसमें, प्लीज ऑन कर लीजिए। बहन शीला देवी सिंह जी, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। अब हुआ? हो गया जी, आ गया आवाज। ठीक है, ठीक है, आ रही आवाज? अच्छा, जो महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं और चाहे कितनी भी डिग्री ले लें और जागरूक ना हो, तो मैं उनको नहीं समझ पाती कि वो पढ़ी हुई हैं, इतनी शिक्षित हैं। मगर जो महिलाएं शिक्षित भी नहीं होती हैं और सामाजिक शिक्षा के प्रति वो जागरूक होती हैं, तो मैं उन्हें समझती हूँ कि शिक्षित न होने के कारण भी वे जागरूक हैं, तो वो शिक्षित जो महिला हैं उनके बराबर की हैं। अब आप देखें कि हमारी जितनी भी वीरांगना है और जितनी राष्ट्र माता है, कभी शिक्षित थी। उन्होंने बाबा साहब ने माता रमाबाई को पढ़ाया था, ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई को पढ़ाया था, और हमारी क्रांतिकारी वीरांगना झलकारी बाई वो तो नहीं थी पढ़ी हुई, मगर उन्होंने कितना उत्साह था उनके अंदर। अब जब हम अपनी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी उत्साह होता है। जब हमारे अंदर उत्साह होगा तो उमंग होगी, उमंग से हमें ताकत आएगी और ताकत आने से हम जागरूकता होंगे और हम अपनी परिस्थितियों को हम आगे परिस्थितियों का सामना करने में हम जरा भी चूक नहीं खाएंगे और हम सामना करेंगे। समय ज्यादा हो गया है, वैसे तो मैं बहुत कहूँ, मगर इतनी थोड़ी सी जागरूकता के लिए मैं यही कह रही हूँ कि हमें अपने किसी दूसरे की बातों को न मानकर अपनी राष्ट्र माता आदर्श सतिका उनके बारे में हम देखें और पढ़ें, तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। हमारा हौसला बढ़ता है तो हम समाज में आने के लिए किसी की रोक टोक से हम रुकते नहीं हैं, अपने सीधे ही चले आते। बहुत बहुत धन्यवाद बहन शीला। आपकी बात हम अगले मीटिंग में आप रखना, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर सुधीर कुमार जी अपनी बात रखना चाहते हैं, कृपया अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय जय भीम। आज बहनों की मीटिंग थी, मैं चुप रहना चाहता था, लेकिन बहन शीला ने मेरे सभी जज्बातों को जगा दिया ये बोल के कि उन्होंने बताया कि जितनी मर्जी डिग्रियां हो, जरूरी नहीं कि वो अक्लमंद हो, उसको इस बात की अकल आ जाए। तो मैं बाबा साहब के कथन से अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं पढ़ा लिखा उसको मानता हूँ, मैं शिक्षित उसको मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। तो हम देखें तो हमारे महापुरुषों में से शुरू होके सतगुरु कबीर, रविदास, सभी कितना पढ़े थे, कितनी डिग्रियां थे। बाबा नानक पंजाब से हुए, तो उनके पास कितनी डिग्रियां थी, हमें ये देखना है।
और आज की महिलाओं को देखो, उनके पास कौन कौन सी डिग्री है। और अभी करवा चौथ का व्रत आएगा तो अनपढ़ एक महिला से कथा सुनेंगी, कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, तो क्या हम उनको पढ़ा लिखा मान सकते हैं? क्या हम उनको शिक्षित मान सकते हैं? क्या हम उनको जागृत मान सकते हैं? बहन शीला ने एक्चुअली मेरे अंदर ये सारी बात जगा दी एक बात से ही, कि डिग्रीज मैटर नहीं करती हैं, वो ज्ञान मैटर करता है, वो प्रज्ञा मैटर करती है, वो जागृति मैटर करती है, कि जिससे हम अपने दुश्मन को पहचान सकते हैं। तो दुश्मन कौन है? दुश्मन घर में भी हो सकता है, दुश्मन बाहर भी हो सकता है, दुश्मन हम खुद भी हो सकते हैं। हमारी अज्ञानता ही हमारा सबसे पहला दुश्मन है। तो यही बातों को बहनों को समझना है कि समस्या आएंगी, दुश्मन आएगा, लेकिन अगर जागृत हैं, अगर किसी मूवमेंट से जुड़ी हैं, किसी विचारधारा से जुड़ी हैं और समझ लग गई है, तो दुश्मन खड़ा नहीं हो पाएगा, एक फूंक से उड़ जाएगा। सो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। अब हम मीटिंग जो है वो संपन्न करेंगे। आज सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें रखी और सामाजिक कार्य जो है वो करने में औरतों के, महिलाओं के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनके बारे में सुना, समझा और निदान भी समझा। साथियों, जो रास्ते हैं सामाजिक कार्य करने के वो आसान नहीं होंगे, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनकर अपना मनोबल ऊंचा करके खुद रास्ते बनाने होंगे, ताकि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, सामाजिक कार्य करना, अपने कल्याण के साथ समाज का कल्याण करना, वो हम तभी कर सकते हैं अगर हम वो रास्ते जो हैं उनको सुगम करें। और वो जो सुगमता है वो आपकी प्रज्ञा के साथ ही आएगी। सो बाबा साहब का जो कथन था कि हमें जो मेरा कारवां है, अगर आप आगे नहीं लेकर जा सकते तो पीछे भी उसको लेकर मत जाना। अगर किसी बहन ये समझती है कि वो सामाजिक कार्य नहीं कर सकती, तो जो बहनें कर रही हैं उनका वो हौसला अफजाई करें। अगर उनके साथ कहते हैं कि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, अगर चल भी नहीं सकते तो आप उनके पीछे खड़े रहें, उनके साथ जो है वो स्तंभ बनकर उनका सहारा बने। सो इसी के साथ जो है हम अपनी बात को मैं विराम देती हूँ और मैं बनते धम्म प्रिया जी को निवेदन करूंगी कि वो सभ्य सत्ता हमको करवाएं और फिर हम